अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और आज एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने भी डिमांड की थी और मेरा अपना भी ख्याल था कि इस सवाल से कुछ बात कर दी जाए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स सीएसएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं और बाज़ वैसे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ऐसे राइटिंग के हवाले से मुख्तलिफ हवाले से कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने सोचा कि ऐसे भी क्यों ना बात की जाए। जो एम ए उर्दू, एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस, एम ए पॉलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक ऐसे का ताल्लुक़ है तो इसके कुछ बुनियादी तौर पर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉपर एक इसकी बॉडी होती है, आउटलाइंस होती हैं जिसको कहते हैं, तो उसके तहत आपने एक ऐसे को तैयार करना होता है। ये एक लिहाज से पूरा का पूरा एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है किसी भी टॉपिक का। जो ऐसे है वो बुनियादी तौर पर वो तमाम जो मवाद है उसका मुकम्मल उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, और उसको एक प्रॉपर तरतीब के साथ जब आप उसको लिखते हैं तो तब आपको उसको ऐसे कहते हैं। अदरवाइज़ तो आपके पास बहुत से आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, बहुत से कॉलम भी मौजूद होते हैं, बहुत से फीचर्स भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे राइटिंग एक बुनियादी तौर पर एक ख़ास टेक्निक है। ये कॉलम और फीचर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी एक प्रॉपर बॉडी है, इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो ऐसे के हवाले से वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम उस टॉपिक की एक मुख्तसर सी वजाहत करते हैं कि टॉपिक बेसिकली है क्या, किस चीज़ से मुतालिक है और इसमें किन अमूर पे बात की जा रही है। इसी के अंदर ही एक सेक्शन शामिल कर दिया जाता है, डेफिनीशन का सेक्शन भी शामिल कर देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डेफिनेशन भी कहते हैं, तो डेफिनेशन नहीं होता, DEFINITION है, तो डेफिनीशन है ये लफ्ज़। तो डेफिनीशन में आप उसको डिफ़ाइन करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे। डेमोक्रेसी है तो इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। तो आपने एक जो आपके पास कम्प्रिहेंसिव जो डेफिनेशंस मुख्तलिफ क्रिटिक्स की भी हों तो वो भी आप 1, 2, 3 आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो एसेज होते हैं आमतौर पर वो 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर रहे होते हैं, फ़ायदे और नुकसान पे। दूसरों में आप लोग काज और इफ़ेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, या काजेज़ और फिर उसके बाद उसकी जो आपके पास रेमेडीज़ होती हैं उस पर आप बात कर रहे होते हैं। तो 2 हेडिंग्स आपके पास ये हो जाती हैं। आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स भी लिख रहे होते हैं, इनके इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे होते हैं, और लास्ट सेक्शन में आप लोग कंक्लूजन लिख रहे होते हैं। या फिर आप उसकी काजेज़ लिख रहे होते हैं और फिर उसके बाद उसकी रेमेडीज़ लिख रहे होते हैं, उसकी हल लिख रहे होते हैं। तो ये सेक्शन तो होगा लाजमी हिस्सा है आपका किसी भी ऐसे का, मसलन जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद अगर काजेज़ हैं तो कैमजेज़, फिर उसके बाद रेमेडीज़ और फिर लास्ट में कंक्लूजन। इसी तरह अगर दूसरा आपके पास ऐसे है तो आप उसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके बाद कंक्लूजन। ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में किसी ऐसे के हवाले से बात करने जाते हैं तो फिर इनसे काम नहीं चलता। इसमें आप 2 हेडिंग्स का एटलीस्ट आप 2 हेडिंग नहीं, कम से कम 2 जो आपके पैराग्राफ हैं वो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। जब आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दे दें तो उसकी आप माइंड के अंदर एक आइडिया बना लें कि वो प्रॉब्लम, वो चीज़ जो है उसका पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका पैराग्राफ ये होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी क्या पोजीशन है। तो इस तरह आपकी 6 या 7 आपके जो पैराग्राफ हैं वो बन जाएंगे। तो पाकिस्तान में मसलन आप बात करना चाहते हैं कि को एजुकेशन की क्या सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, तो फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे क्या है, और उसके बाद फिर आप इसकी कॉजेज़ भी बताएंगे, फिर आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं ये भी बताएंगे। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जो ख़ास तौर पर CSS के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि उनके पास एक्यूरेट जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। वो स्टडी करें, वो जर्नल जो आम मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनको ज़रूर स्टडी करें, लेकिन साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं उसके हवाले से वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, जिस तरह आपके पास डॉन है, द न्यूज़ है, इनको ज़रूर स्टडी करते रहें ताकि आपके पास करंट उसकी जो मालूमात हैं वो आपके सामने आती रहें। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ कि अगर आपके CSS के पेपर में ऑयल क्राइसिस का ऐसे आ जाता है कि ऑयल क्राइसिस इन द वर्ल्ड, तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स होने चाहिए कि इस वक्त दुनिया के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन कितनी है और कौन कौन से ममालिक हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी जो मार्केट है वो क्या है, मार्केट के अंदर इसकी जो वैल्यू इस वक्त चल रही है ये क्या है, पिछले 10 सालों में क्या है, पिछले 30 सालों में क्या है, किन ममालिक की इस पर इजारादारी है, और ऑयल क्राइसिस पैदा क्यों होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं
जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल क्राइसिस को पैदा करते हैं। तो इस तरह मतलब है आपके पास एक पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट, एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट सिंपल सी 2-4 बातों में आप कर दें। तो ऐसे जो आपका CSS का ऐसे है उसके अंदर आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स होने चाहिए, आपके पास पूरी की पूरी उसकी डिटेल होनी चाहिए, और वो आप डेली की बेस पे आप कर सकते हैं। आज तक की सिचुएशन आपके पास क्या है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, कल देने जा रहे हैं, तो आज तक की जो आपके रेट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड मार्केट में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या रोल अदा कर रही है, तो ये फिर आपकी हेडिंग इस तरह थोड़ी सी बढ़ जाती होती हैं कि जिसमें ऑयल क्राइसिस इन पाकिस्तान, ऑयल क्राइसिस इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या ऑयल के हवाले से जो इस वक्त हमारी कंपनीज मौजूद है इंटरनेशनल लेवल पे, ओपेक है जिस तरह, तो इनके हवाले से भी आपने डिटेल ज़रूर देनी होती है। तो ये आपका ऐसे का तरीका है। लेकिन बुनियादी ढांचा और बुनियादी बॉडी जो मैंने शुरू में बताई उसी का ख्याल रखना है कि शुरू में आपने इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देनी है, फिर उस सिचुएशन को पाकिस्तान में बताना है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे आपने उसको बताना है, फिर उसकी काजेज़ हैं तो काजेज़, रेमेडीज़ उसकी बताएं आपके नज़दीक उसके क्या क्या सोल्यूशन है, और अगर एडवांटेजेस हैं तो वो बताएं, डिसएडवांटेजेस हैं तो वो बताएं, और लास्ट में आपका एक प्रॉपर तरीके से आप उसको कंक्लूड करें। कंक्लूड करते वक्त आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक जज की तरह होना चाहिए। आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, वो फील ना करे कि आप उसकी फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट में ज़्यादा जा रहे हैं। तो बायस्ड आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल को एजुकेशन के हवाले से आपने उसके जो एडवांटेजेस थे वो बताया, डिसएडवांटेज बताए। कंक्लूजन में आप एक मुनासिब राय का इस्तेमाल करें। आप इस तरह ना लिखें कि आपके ख्याल में को एजुकेशन कोई हल नहीं है, को एजुकेशन को नहीं होना चाहिए। वो आप इसमें मुनासिब तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक एज का ताल्लुक है, छोटे लेवल पे को एजुकेशन इंतहाई ख़तरनाक है, वो बेहतर नहीं है। लेकिन जब स्टूडेंट्स मैच्योर हो जाएं तो आप यूनिवर्सिटी की हद तक इसको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हद तक पाबंदियां ज़रूर होनी चाहिए। तो ये एक आपका ऐसा बयान होना चाहिए जो एक न्यूट्रल बयान होना चाहिए, जो आपको ये साबित ना करे कि आप किसी एक साइड ले रहे हैं, किसी भी टॉपिक की या किसी भी एस्पेक्ट की यकतरफा साइड पे आप जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव रखते हैं, आप अपने आप को सब्जेक्टिव नहीं कर सकते, आप उसको अपने अंदर आप अपने आप उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको न्यूट्रल रख के, बाहर रख के आप एक गैर जानिबदाराना सा उसका तज्जिया कर रहे होते हैं। तो ये हमारी वीडियो है। तो उम्मीद है कि इसमें जहाँ कहीं कोई को कमी रह गई होगी तो सीनियर हजरात जो है हमारे दोस्त हैं वो इसमें रहनुमाई फरमाएंगे। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।